नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का 20वां दिन है और बीते 24 घंटे के भीतर अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं वेस्ट एशिया के देशों से, तेल और गैस भंडारों से, ईरान से, कतर से, यूएई से, कुवैत से, सऊदी अरब से, जलती हुई रिफाइनरी, जलते हुए गैस भंडार और तबाही की ऐसी तस्वीरें जो इस बात को तस्दीक कर रही है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया ट्रंप की सनक और जिद की वजह से एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। ऐसा संकट जिसकी जद में भारत के नागरिक होने के नाते हम भी आएंगे और दुनिया के तमाम देशों के लोग आएंगे। वो संकट क्या है समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, बॉबी नकवी साहब। 25 साल तक दुबई में रहे हैं, वेस्ट एशिया को बारीकी से समझते हैं, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं, तो जाहिर है उनसे ज्यादा वेस्ट एशिया को, वहां जो कुछ हो रहा है उसको उनसे ज्यादा कौन समझेगा। तो बॉबी नकवी साहब को आमंत्रित किया समझने के लिए कि अब ये हमला अगर तेल और गैस के भंडारों पर हो रहा है तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज ही खबर आ रही है गैस की कीमत, तेल की कीमत बढ़ने लगी है। तेल की कीमत तो 25% तक, 20% तक बढ़ गई है। ट्रंप ने बौखलाहट में बयान दिया है, धमकी भी दी है, साथ में यह भी कहा है कि इजराइल ने जो हमला किया है ईरान के गैस फील्ड पर, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इजराइल ने गलती से हमला किया, लेकिन यह भी कहा कि अगर इजराइल के हमले के जवाब में, जिस तरह से एक बार कतर पर हमला किया ईरान ने, अगर दोबारा हमला किया तो हम ईरान के गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। मतलब अब ये जंग तेल और गैस की किल्लत की दिशा में जा रही है। ये लड़ाई, ये जंग, ये आग, ये बारूद, ये बम अब तेल और गैस के भंडारों पर। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी नकवी साहब। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर हमने देखी, बहुत चिंता की तस्वीरें हैं। क्या इसको किस तरह से समझते हैं जो कुछ हो रहा है? जैसे सऊदी अरब में आज भी खबर आई कि वहां एक सिमरेफ रिफाइनरी पर हमला हुआ, आरामको पर पहले हुआ, और जो कुछ मैंने कहा। तो कैसे देखते हैं अब की इस खतरे को? ये जंग कहां जा रही है? देखिए, अगर इसको आसान शब्दों में कहा जाए, जो आज आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो कल रात से जो घटनाएं हुई हैं, जो तेज़ी से जो घटनाक्रम वहाँ गल्फ में, पूरे मिडल ईस्ट में जो बदला है, उसको अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले दिनों में नहीं होगा, ये हफ्तों बाद नहीं होगा, इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और इसकी आंच आप खाली रीजन में नहीं, रीजन से बाहर दूर दराज के मुल्कों में भी इसकी आंच पहुंचेगी अजीत जी। और भारत जैसे देश, हमारे देश में ये पहले पहुंचेगी, क्योंकि हमारी स्टेक्स, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो एनर्जी सप्लाईज हैं, इस रीजन से सबसे ज़्यादा हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल दूंगा कि इसका भारत पे कैसे असर पड़ेगा। भारत इस रीजन से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब करीब 60% तेल इस वाटरवे से हमारे यहाँ आता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो करीब करीब 40% गैस इस रीजन से आती है। और जिस गैस फैसिलिटी का आपने नाम लिया, रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कतर में है, वो कतर का ये कहना है कि इस रात के अटैक में ये पूरी तरह, बहुत बुरी तरह तबाही वहाँ पे हुई है। इस गैस की फैसिलिटी से, कतर से हमने जो लॉन्ग टर्म हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 2048 तक का है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम करीब करीब 7.5 मिलियन टन एलएनजी हर साल खरीदते हैं। ये फैसिलिटी पूरी तरह बंद हो चुकी है। और तो और कतर ने पिछले हफ्ते एक बिजनेस में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं फोर्स मेजोर, डिक्लेयर कर दिया। यानी उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो उसको ऑनर नहीं कर पाएंगे। यानी इंडिया से भी जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है 2048 तक का,
कम से कम अभी इधर कुछ महीनों तक तो इसको ऑनर नहीं कर पाएंगे। ये तो हुआ गैस और तेल की बात। अब इसके अलावा क्या असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से? देखिए अजीत जी, करीब करीब 33% दुनिया की खाद, नाइट्रोजन बेस्ड खाद और ये जैसे यूरिया है, ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया में यूरिया का। हमारे यहाँ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं यूरिया की, तो लेकिन हम सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। तो पहली बात तो ये कि इंपोर्ट में बड़ी दिक्कतें आएंगी। जब वहां से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, यूरिया बनाने के लिए एलएनजी का इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। वो गैस की सप्लाई मैंने आपको बताया कि वो ठप हो चुकी है। तो यानी कुल मिला के मोटे मोटे शब्दों में अगर कहें तो हम एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस चुके हैं। और अगर ये जंग आज भी रुक जाती है, आज रात को अगर रुक जाती है, तो भी ना तो ये तेल की कीमतें जो करीब 112-113 डॉलर पर बैरल हो गई है, और ना गैस की कीमतें और ना सप्लाई, इन सारी चीज़ों को नॉर्मल प्री फेब लेवल पे, यानी 28 फरवरी के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में आने के लिए कई महीने लग जाएंगे। जी अब एक सवाल है बॉबी नकवी साहब, इस पर हम आते हैं कि अमेरिका का रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ, और अमेरिका रिएक्ट तब क्यों करता है या तब क्यों किया जब कतर में ईरान ने हमला किया। लेकिन जो ट्रंप का बयान है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रंप के बयान के कई मायने निकलते हैं, जिसमें वो एक तरफ कह रहे हैं कि इजराइल ने जो कतर के गैस फील्ड पर हमला किया, माफ करें, इजराइल ने जो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया उसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी। फिर कहते हैं कि ये ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन ईरान ज्यादा रिटेलिएट किया। फिर वो कहते हैं इजराइल अब दोबारा हमला नहीं करेगा। और फिर कहते हैं कि अगर ईरान ने हमला कर दिया फिर से कतर पर, तो हम या तो इजराइल के साथ या अकेले कतर पर हमले के जवाब में साउथ पार्स गैस फील्ड के पूरे हिस्से को तबाह कर देंगे। तो इसको समझना चाहते हैं, इजराइल से पल्ला भी झाड़ना, कतर के साथ खड़े होना, और साथ में ईरान को इतनी बड़ी धमकी, इसको आप कैसे देखते हैं? फिर मैं कुछ इस पर काउंटर सवाल मेरे। देखिए, ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही इम्पल्सिव हैं। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ और कहते हैं, और शाम को बिल्कुल उसका उलट कहते हैं। ये इनकी हमेशा से आदत रही है। इनकी पहली प्रेसिडेंसी में भी हमने इनका रिकॉर्ड देखा और आज भी देख रहे हैं। खैर, बहरहाल, चूंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री है, तो हमें इनको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? पहला मतलब जो मुझे समझ में आता है कि जब उन्होंने कहा कि ये जो हमला इजराइल ने किया था, इसकी जानकारी अमेरिका को नहीं थी। यानी इजराइल ने जो अटैक ईरान की जो गैस फील्ड्स पे किया था, उसकी जानकारी हमें नहीं थी, स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं थी, पेंटागन की नहीं थी। पहली बात तो ये कि ये बात जो है कुछ अजीब लगती है सुनने में, लेकिन फिर भी हम इसको फेस वैल्यू में लेते हैं। फेस वैल्यू में लेने का मतलब ये है कि आप अपने क्लोजेस्ट अलाई को पब्लिकली जो है वो एडमोनिश कर रहे हैं, पब्लिकली। दूसरी चीज, इसकी वजह एक ये हो सकती है कि गल्फ कंट्रीज का बहुत ज्यादा प्रेशर अब पड़ना शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। देखिए, इजराइल में तो गल्फ कंट्रीज की कोई सुनवाई नहीं है, थोड़ी बहुत सुनवाई उनकी अमेरिका में है। इसीलिए कल रात को जब ये हमला शुरू हुआ, रियाद में पहला हमला हुआ था, उसी वक्त 12 अरब कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की रियाद में मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग के बाद जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, वो बाहर निकले और उन्होंने एक प्रेस से बात करी और इस हमले के बारे में उनका रिएक्शन आया। जाहिर बात है कि अपना गुस्सा जाहिर किया। उसके बाद उसके पहले थोड़ा पहले का जो घटनाक्रम है, जो यानी इजराइल का जो ईरान की गैस फील्ड्स पे हमला होना और
ईरान का पलटवार करना इन गैस और पेट्रोल की फैसिलिटीज पे, रिफाइनरीज पे, उसके बीच में कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया, इन तीनों ने इजराइल को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। तो पिछले 24 घंटों में कई चीजें इस जंग में पहली बार हुई हैं। एक तो इजराइल को पहली बार क्रिटिसाइज किया कि ये ऐसा हमला ईरान के ऊपर नहीं होना चाहिए था। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का पब्लिकली अपने आप को अपना पल्ला झाड़ लेना, यानी कहना कि इजराइल ने अपने आप हमला किया है। तो जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में है। वो इसलिए भी प्रेशर में है, खाली गल्फ की सिक्योरिटी के लिए नहीं, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज का इन फैसिलिटीज में जिन पे आज ईरान ने हमला किया है उसमें बहुत बड़ा एक्सपोजर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक ही भाषा समझ में आती है जब उनका माली नुकसान होता है, यानी फाइनेंशियल लॉस जब होता है तभी वो उठ के बैठते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं कि जो रस लफान की जो फैसिलिटी है, इसमें 2 अमेरिकी कंपनियों का करीब करीब $100 बिलियन का एक्सपोजर है। वहीं जो यूएई की फैसिलिटी है उसमें 80 बिलियन का है, सऊदी फैसिलिटी में 40 बिलियन का है। यानी कुल मिला के इसमें अमेरिका एक बड़ा पार्टनर है इन सारी एनर्जी की फैसिलिटीज में। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है और अमेरिका की एनर्जी जो लॉबी है उसका प्रेशर है, इसीलिए आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। जी। अब इसके स्टेटमेंट के 2 पहलू हैं। एक तो क्या वाकई अमेरिका की जानकारी के बिना इजराइल ने ईरान की फैसिलिटी पर, गैस फील्ड पर अटैक कर दिया, ये बात। और दूसरी बात, फिर ये गारंटी ट्रंप ले रहे हैं कि आगे इजराइल नहीं करेगा। और तीसरी बात, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने फिर कतर पर हमला किया तो हम ईरान के गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। लेकिन जो आपने कहा अमेरिकी हिस्सेदारी, आपने सही पॉइंट रेज किया। एक लिस्ट मैंने भी निकाली कि रस लफान में अमेरिकी हिस्सेदारी में एक्सॉन मोबिल है, कोई शेवरॉन है, फिलिप्स 66 है। इनकी 30% से लेकर 40%, 25% हिस्सेदारी है रस लफान रिफाइनरी में, रस लफान पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में, एलएनजी प्रोजेक्ट में, नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन में, हर में अमेरिकी कंपनियों की जबरदस्त हिस्सेदारी है। तो सही आपने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि जब अमेरिकी कंपनियों की $1 बिलियन हिस्सेदारी वाली रिफाइनरी पर अटैक हुआ, तब ट्रंप ने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान के गैस फील्ड पर अटैक करेंगे। समझ में बात आई। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल ने अमेरिका की जानकारी के बगैर गैस और एनर्जी पर अटैक किया होगा? मुझे ऐसा जिसको नहीं इतना लगता। सिंपलीफाइड ट्रंप कर रहे हैं कि इजराइल ने गुस्से में कर दिया, ये मामूली बात है क्या? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। इससे पहले भी जब तेहरान के ऊपर अटैक हुआ था, वो ऑयल डिपो पे अटैक किया था और पूरा तेहरान में पूरा काला धुआं फैल गया था, वहाँ पे काली बारिश होने लगी थी। उसके बाद भी कुछ ऐसी दबी रिपोर्ट्स आई थी कि साहब अमेरिका ने कहा कि हमने ये अटैक नहीं किया है और इजराइल ने इसकी हमें जानकारी नहीं दी थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों से अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते। अगर इजराइल आज टारगेटेड किलिंग कर रहा है, आपको नहीं बता रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है और आपको नहीं बता रहा है, तो फिर आप उस जंग में क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं? देखिए, ये कई जो थिंक टैंक्स हैं या पब्लिकेशंस हैं, वो डिनाई कर चुके हैं, मतलब रिपोर्ट्स ऐसी पब्लिश कर चुके हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप को पूरी जानकारी थी ईरान की गैस फील्ड्स पे अटैक की। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, हमेशा से झूठ बोला है और ये बात भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये हो सकता है बॉबी नकवी साहब कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं सोचा होगा कि जवाबी कार्रवाई में ईरान ऐसा करेगा कि कतर में रस लफान पे अटैक करके इतना डैमेज कर देगा। तो उनको ये अंदेशा नहीं रहा होगा। अब जब अपने घर में आग गिरी है जहां 30% अमेरिकन कंपनियों की हिस्सेदारी है, तब वो कह रहे हैं कि अब दोबारा अटैक इजराइल नहीं करेगा और ईरान भी ना करे। यही मतलब निकाला जाए फिर। देखिए, ऐसा लगता है कि जो पेंटागन में या व्हाइट हाउस में जो मिलिट्री के जो रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं,
शायद उनमें कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कमी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी पहले भी बोल चुके हैं कि साहब ये जो जिस तरीके से 28 फरवरी के बाद ईरान ने रिटेलिएट किया है, यानी जवाबी हमला किया है, उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ये बड़ी हैरत की बात है कि इन गल्फ कंट्रीज पे हमला कर रहे हैं। सिमिलरली उसी तरीके से आज जब गैस की फील्ड्स पे हमले के बाद इन 3 कंट्रीज पे जो हमला किया गया है, वो डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि इस बुरी तरह अटैक करेंगे। हालांकि ये हमला करने से पहले ईरान ने बाकायदा लिस्ट इशू की थी कि ये जितनी भी ये ठिकाने हैं गैस के और तेल के, इनको खाली कर दीजिए, इस पे हम हमला करने जा रहे हैं और कुछ घंटों में हम हमला करेंगे। उसके बाद सारी कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूएई ने ये सारी फैसिलिटीज खाली कर दी थी, इसीलिए जान का कोई नुकसान यहाँ नहीं हुआ है। जी अजीत जी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान भी टारगेटेड ढंग से, चूंकि ईरान की तरफ से बार बार धमकी देख रहा हूं पिछले 6 दिनों से, बहुत स्पेसिफिक और पॉइंटेड, कि अमेरिकी मिलिट्री बेस, अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट वाले जो भी है, उन सब इलाकों को खाली कीजिए। दैट मीन्स ईरान ने भी लिस्ट बना रखी है कि ये गैस फैसिलिटीज है, ऑयल फैसिलिटीज है, रिफाइनरी है, जो दरअसल अमेरिका का ज्वाइंट वेंचर है, चाहे कतर में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे कहीं भी हो, और उसको टारगेट कर रहा है अमेरिका को डैमेज करने के लिए। लेकिन उसका नुकसान अब आज की तारीख में ये हुआ कि ये लड़ाई, ये जंग अगर नहीं थमी तो ये अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से एनर्जी के लिए, गैस और तेल के लिए बहुत बड़ा संकट, जैसा कि आपने शुरू में कहा, बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है इसका मतलब, या कैसे रुकेगा? जी बिल्कुल, मैंने ये कहा कि ये संकट की शुरुआत हो चुकी है। ये संकट आने नहीं जा रहा है, संकट की शुरुआत हो रही है, हो चुकी है, और हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस चुके हैं, और ये क्राइसिस अब आगे ही बढ़ेगा। ये क्राइसिस कभी आने वाले हफ्तों में ये क्राइसिस खत्म नहीं हो सकता। उसकी कई वजह है, मैं 1-2 वजह आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने 400 मिलियन बैरल का अपने रिजर्व स्टॉक रिलीज किए हैं कि जितनी ये शॉर्टेज हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से या इन हमलों से, वो शॉर्टेज किसी तरीके से पूरी हो सके। अमेरिका ने कहा है कि 176 मिलियन बैरल तेल हम मार्केट में रिलीज करेंगे अपने रिजर्व से। उसके बावजूद तेल जो है $112-113 पे जा रहा है। अगर ओमान और दुबई के इंडेक्सेस को देखें, जो बड़े पावरफुल इंडेक्सेस हैं, वहाँ तेल की कीमत $150 ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स का कहना है, जो ग्लोबल ऑयल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि $200 तक तेल की कीमतें पहुंच सकती हैं अगर ये क्राइसिस जारी रहता है, ये क्राइसिस अगर खत्म नहीं होता, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म नहीं होता आज की डेट में। जी बहुत अहम बात कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं डेटा कि 2008 में $147 प्रति बैरल गया था, जब मंदी आई, बहुत तबाही हुई, हालांकि उसके फैक्टर्स दूसरे थे, लेकिन 147 का पीक देखा। अभी जैसा आपने कहा $200, मैं देख रहा हूं कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि 10 दिन और चलाओ, कुछ और ऐसे टारगेट हुआ ऑयल गैस फैसिलिटी पर तो हो सकता है $300 पहुंच जाए, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। और इस बीच बाजार का हाल यह है कि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेंसेक्स 2600 पॉइंट नीचे गया, लगातार नीचे की तरफ गोता लगा रहा है। निफ्टी 800 पॉइंट, बाजार में हाहाकार है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब चिंता ये हो गई है कि अब ये लड़ाई, अभी तक तो था कि भाई इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में तबाही मचा रहा है, ईरान वहां से बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है जो जेरूसलम और तेल अवीव में गिर रहा है, लेकिन अब इसकी आंच और इसकी मुसीबतें, मुश्किलें हम सब पर आने वाली है। दुनिया के सैकड़ों करोड़ लोग इसके पीड़ित हो सकते हैं अगर ये जंग नहीं रुकी। अब आखिरी सवाल कि फिर जंग रुकने के आसार दिख रहे हैं क्या? चिंता सब जता रहे हैं। नेटो देशों ने इस जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, ट्रंप अकेले छूट गए, ये सब सही है, बावजूद इसके ये रुकता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, सवाल
मैं आपके सवाल पे एक और सवाल, इसका जवाब एक और सवाल से देना चाहता हूं। सवाल यहाँ ये है कि ये जंग रोक कौन सकता है, कौन ये जंग रोक सकता है? भाई इजराइल इजराइल टारगेटेड किलिंग कर रहा है। उनका मकसद ऐसा लगता है कि ईरान को बर्बाद करना है। उनका मकसद सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं है, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उनके ऊपर ईरान का जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको कम किया जा सके। उनका ऐसा मकसद लगता है कि ईरान का पूरा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, उनका पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, उनकी पूरी डिफेंस की कैपेबिलिटीज, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तबाह हो जाए। तो जब आपके जो एक्शंस है, आपकी जो उससे अगर आपके दुश्मन को ये लगने लगे कि ये हमको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, हमको खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो आपका दुश्मन भी उसी इंटेंसिटी से फिर इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल रहेगा, और वही हो रहा है। टारगेटेड किलिंग्स का मतलब यह है कि आपके पास इस टाइम लारी जानी के मारे जाने के बाद ओल्ड गार्ड में से, यानी आयतुल्ला अली खमैनी के जो जो वक्त में जो पूरी लीडरशिप थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब उस टाइम का, उस ओल्ड गार्ड का एक भी आदमी नहीं बचा है जिससे ये बात कर सके। भाई जंग खत्म करने के लिए किसी ना किसी से तो आपको बात करनी है। अब आपको आज की डेट में ये नहीं मालूम, सिवाय अब्बास अरक्ची के कोई और बचा नहीं है जिससे ये बात करें। एक मसूद पेजेस्कियन है मान लीजिए, हालांकि उनकी लीडरशिप में वो पकड़ नहीं है उनकी, जो लोग बताते नहीं है, नहीं है उनकी, उनका पॉलिटिकल कैपिटल इतना नहीं है कि वो ईरान की तरफ से कोई गारंटीज दे सके। तो अब अनसर्टेनिटी इतनी है कि अगर कभी भी ये डिप्लोमेसी की बात होगी या कभी भी सीज फायर की बात होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को जो नई जनरेशन जो टेक ओवर कर रही है या कर चुकी है उससे बात करना है। और इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन दो कंट्रीज को कि ये जो नई जनरेशन आई है वो कैसे हम इसको इंगेज करें। तो अभी आने वाले टाइम में तो इसके कोई आसार नजर नहीं आते कि कोई किसी किस्म की कोई सीज फायर की बात होगी। ईरान ने साफ साफ कह दिया है, जहां इजराइल एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर बैठा है, यानी वो ईरान को खत्म करना चाहता है, वही पोजीशन मुश्तबा खमैनी ने भी ली है। उन्होंने कहा है कि आप हमें कॉम्पनसेशन देंगे, पहले हम जो शहादत हुई है उसका बदला लेंगे, और अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं इनको हटाएंगे, तब हम बात करेंगे। तो दोनों तरफ से एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, इसमें नीचे बैठने को कोई कंट्री तैयार नहीं है। तो अजीत जी, जंग कितने दिन चलेगी कोई नहीं जानता, और जितने दिन चलेगी ये क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस में, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील होता जाएगा। अब एक सवाल है, अभी मैं सामने देख रहा हूं कई जगह जो खबरें आ रही है कि सऊदी की आरामको रिफाइनरी पर अटैक किया, पहले भी किया था, बहुत सारी फैसिलिटीज आरामको की बंद हो गई। वैसे ही कतर का जिक्र हमने किया कि कतर में रास लाफान में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है और गैस फैसिलिटीज बंद हुई। वैसे ही ईरान में भी हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये हमले लगातार जिस तरह से हो रहे हैं, तो ईरान भी क्या अब डू और डाई की तरह है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, हमारी लीडरशिप खत्म हो गई, जैसा आपने कहा आप बाकी चीज को पूरी तरह से डेसिमेट करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो हमारे पास उपाय क्या है कि हम रिटेलिएशन में ऐसी तबाही करें कि तेल और गैस के भंडार और रिफाइनरी को अपनी जद मिले। या तो ईरान ये या सोच या चुका, उनको या उनको या उनको झुकाएं। देखिए ईरान, आप जो अब्बास अरक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से अगर उनको सुने, जो बाकायदा वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, कल या परसों अल जजीरा को दिया है, इससे पहले दूसरे जगह बात कर रहे हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स में शायद इसका कोई ना कोई इंडिकेशन मिलता है कि ईरान सोच क्या रहा है, आज की डेट में सोच क्या रहा है। उनका ये कहना है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट ईरान के ऊपर हर 10 महीने में 12 महीने में आ जाता है, जो तलवार जो लटकी हुई है ईरान के ऊपर,
वो उस तलवार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज जो ईरान ये चाहता है कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है इस रीजन में, उस प्रेजेंस को वो खत्म करना चाहता है। तो ये दो जो चीजें हैं, दो मेरे ख्याल से ये इसको एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कल कही या शायद परसों कही, और मेरे ख्याल से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाएंगे। ये जो देखिए अजीत जी, ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये बड़ी खतरनाक भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे ख्याल से अगर इसका पैरेलल आप कोई प्रेसिडेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे वो 1956 का जमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो किया था सूस कनाल के साथ में, वो सूस कनाल की ओनरशिप ब्रिटेन और फ्रांस के पास थी, उसको उन्होंने एक झटके में नेशनलाइज कर दिया था और कहा था कि ये अब हमारी है। उसके बाद फिर वो जंग हुई और जमाल अब्दुल नासिर ने सूस कनाल में पूरे जहाज डुबो दिए, जिसकी वजह से पूरी वो बंद हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ये सोच रहा है कि अब अगर एक आम भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें, तो ईरान इस कोशिश में है कि ये जंग खत्म हो या ना हो, हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक चुंगी नाका लगा के बैठ जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। तो ये अगर ये इनकी सोच है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए या शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कम से कम ये पूरा यहाँ से ऑयल का ट्रैफिक पूरा बदल जाएगा। जी चलिए, इस पर फिर लंबी बात होगी, क्योंकि अमेरिका भी जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जंगी बेड़ों की रवानगी की खबरें आ रही है, मरीन की रवानगी की खबरें आ रही है, बीच में खबर आई 7th फ्लीट तक जापान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेज सकता है, तो ये लड़ाई पता नहीं कहां जाने वाली है। और अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं कहूंगा, एक सनकी पागल फितूरी आदमी है। मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा आक्रामक शब्द मेरे पास है नहीं ट्रंप के लिए, उसके पास सिर्फ गालियां हैं। तो ऐसा आदमी है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में क्या होगा उस फितूर में, उस सनक में, और उसका अंजाम दुनिया कैसे भुगतेगी। अभी ईरान पर हमले हैं, ईरान की जवाबी कार्रवाई है, असर हमारे घरों तक आने वाला है, हमारी गाड़ियों तक, हमारे फैक्ट्रियों तक, हमारी आजीविका तक, दुनिया भर के लिए तो एक बड़ा संकट है। देखते हैं, दुआ करेंगे कि ये जंग जल्द खत्म हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब बात करने के लिए। बहुत सारे पहलू पर लगातार अक्सर हम आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार।